मित्रों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अब आज से शुरू करने जा रहे हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। हम लोग इस समय पैराडाइम पढ़ रहे थे, तो पैराडाइम के वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे रेगुलरली, लेकिन मुझे लगा कि अभी आगे हम लोगों को पैराडाइम के बाद स्कूल ऑफ थॉट पढ़ना है, तो वहाँ पर ये जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इनका बहुत जगह यूज़ होगा, टर्म्स का यूज़ होगा इनके, जैसे टेरेस्ट्रियल यूनिटी, एरियल डिफ्रेंसिएशन। तो ये सारे टर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो इसी के लिए मुझे लगा कि हम एक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इसका एक अलग चैप्टर हम बना लेते हैं, और यहाँ पर हम कुछ जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं इसको देख लेते हैं। मेनली 3 प्रिंसिपल्स हैं: क्रियाशीलता का सिद्धांत, पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत, और क्षेत्रीय भिन्नता, एरियल डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट। तो आज हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट है, जो विचार है, कह सकते हैं जो सिद्धांत है, वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो चलिए इसको देखते हैं। बहुत ही इजी है, हम सभी जानते हैं, लेकिन एज अ जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव में हम इसे नहीं समझते हैं। तो जो भूगोल के संदर्भ में इसे हम कैसे समझेंगे, आइए इसको देखते हैं। परिवर्तन, क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत मतलब जो भी चीज़ है संसार में वो क्रियाशील है, उसमें चेंज हो रहा है, जो कि हम जनरली अपने आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और जो हमारा संसार है इसकी कोई भी जो भी चीज़ है, कह सकते हैं कोई वस्तु है, वो स्थायी नहीं है, वो स्थिर नहीं है। हम लोग ऑलरेडी फिजिकल जियोग्राफी में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने अलग अलग जो हमारे अपरदन के कारक हैं उनके इरोजनल लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, कैसे उनका प्रोसेस होता है, रनिंग वाटर का क्या प्रोसेस होता है, ग्लेशियर का क्या प्रोसेस होता है, ग्राउंड वाटर का क्या प्रोसेस होता है, ओशनिक वेव्स का क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगर आप इसको वहाँ से जोड़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे मान लीजिए कोई एक रॉक है, तो रॉक तो सॉलिड है, लेकिन रॉक भी स्थायी नहीं है। रॉक का भी क्षय होता रहता है धीरे धीरे, और एक समय आता है कि वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, जो कि ऑलरेडी अगर आपने वो सारे चैप्टर्स देखे होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर होगा। पेड़ पौधे, जो भी जीवित चीज़ें हैं वो तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन जो इस तरह के रॉक जैसी चीज़ें हैं, पर्वत को अगर हम देखें तो पर्वत भी स्थायी नहीं है। हम प्लेट टेक्टोनिक आके पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप ये देखेंगे कि अभी भी जो हमारा हिमालय है, जो हमारी इंडियन प्लेट है, वो अभी भी उसका सबडक्शन यूरेशियन प्लेट में होता जा रहा है। और ऐसा माना जाता है कि हिमालय की शिवालिक के बाद एक और रेंज बन रही है धीरे धीरे, वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हज़ारों लाखों सालों बाद हो सकता है कि एक और रेंज बन जाए, और भारत निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक, कुछ एग्जाम्पल हम और देखते हैं। कैलिफोर्निया में, जैसा कि आप जानते भी होंगे कि कैलिफोर्निया का जो लोअर कैलिफोर्निया है वो पहले कभी जुड़ा था, और जो कैलिफोर्निया की खाड़ी थी वो खुली नहीं थी, लेकिन ये वाला कैलिफोर्निया अलग हो गया है, और यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया देखने को मिल रही है। कुछ समय बाद हो सकता है क्या हो कि ये बिल्कुल टूट के अलग हो जाए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आपने रिफ्ट वैली जो अफ्रीका में, उसको तो देखा ही होगा, पढ़ा होगा उसके बारे में। ऐसा माना जाता है कि लाखों सालों बाद, हज़ारों सालों बाद एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि ये जो रिफ्ट वैली बन रही है, जो लेक्स हैं अफ्रीका में, इनके कारण एक ऐसी दरार पड़ जाए कि अफ्रीका का आधा पोर्शन अलग हो जाए और आधा अलग हो जाए। तो इसको बताने का सिर्फ मेन रीज़न जो ये है मेरा, कि इससे आपको ये पता चलेगा कि जिन चीज़ों को हम स्थायी मानते हैं, अपने आप को तो हम मानते हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है, पेड़ पौधों में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन रॉक है, पर्वत है, कोई सॉलिड है, तो हम जनरली स्थायी मानते हैं, लेकिन इनमें स्थायित्व नहीं है। ये चीज़ मेरे बताने का यहाँ पर मेन उद्देश्य है, जो कि मैंने इतने एग्जाम्पल से बताया। हम सोचते हैं कि रॉक है तो ये तो भाई स्थायी ही होगा, या माउंटेन है तो ये भी स्थायी होगा। अगर कोई जियोग्राफी का छात्र नहीं है या उसको नहीं समझ रहा है तो उसको ये चीज़ें स्टेबल लगेंगी। हमारा सरफेस है तो ये भी स्टेबल होगा, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम इंडिया में रह रहे हैं, हम जहाँ पर हैं, हम निरंतर यूरेशियन प्लेट की ओर हमारा सबडक्शन होता जा रहा है। वो चीज़ हम नहीं समझ रहे क्योंकि हमें उसका आभास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ हो रही है। तो जो हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत है उसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि सभी चीज़ में चेंजेस होते रहते हैं, एक क्रियाशीलता बनी रहती है, एक परिवर्तन की प्रक्रिया होती रहती है। नदी के संदर्भ में भी हम देखते हैं कि युवावस्था में अलग प्रकार की इंटेंसिटी होती है, अलग प्रकार के लैंड फॉर्म्स बनते हैं, फिर उसमें चेंजेस आते हैं, परिवर्तन होता है। और
प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था की स्थिति आती है। और ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था की स्थिति आती है। और अगर हम इसको और ज़्यादा डीप जाएँ इसमें, तो हम ये समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी एरिया की क्लाइमेट भी स्टेबल नहीं है, क्लाइमेट में भी चेंज धीरे धीरे हो रहा है। अलग अलग थ्योरीज हैं क्लाइमेट चेंज की, उसको हम आगे पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में जब पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इतना बता दूँ कि अब CO2 का जो कह सकते हैं उसका जो अमाउंट है, जो CO2 की मात्रा है वो इंक्रीज़ हो रही है। उसके कारण हमारे क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया हो रही है, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, और भी बहुत सारे सिद्धांत है, सन स्पॉट थ्योरी है क्लाइमेट चेंज की। तो इससे ये पता चलता है कि क्लाइमेट भी हमारी स्टेबल नहीं है, उसमें भी चेंज हो रहा है। वेदर तो हमारी स्टेबल है ही नहीं, वेदर तो बहुत कम समय में, अभी आप देखेंगे 1 घंटे पहले कि आपको वेदर साफ़ सुथरा दिखाई देगा, अचानक से रेनफॉल की कंडीशंस आ सकती हैं। अगर हम अर्बन जियोग्राफी के संदर्भ में देखें तो अर्बन जियोग्राफी के संदर्भ में भी आज अगर कोई एक एरिया छोटा गांव है तो वो आगे चलकर एक नगर के रूप में भी अपने आप को बदल सकता है। तो इस प्रकार जो हमें परिवर्तन की प्रक्रिया है ये हर क्षेत्र में देखने को मिलती है, और भूगोल के अलग अलग क्षेत्रों से हमने इसे जोड़ने का प्रयास किया आज के इस अध्याय में। और मेरा बस मेन उद्देश्य ये था कि मैं आपको इसके जो मेन कॉन्सेप्ट है उससे परिचित करवा दूँ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथन है ब्रूंश महोदय का, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ब्रूंश महोदय कहते हैं कि हमसे संबंधित प्रत्येक चीज़ परिवर्तित हो रही है, प्रत्येक चीज़ बढ़ रही है या घट रही है, और वास्तव में कुछ भी गति रहित या परिवर्तन रहित नहीं है। तो जब भी इस पे लिखने को आएगा तो आप ब्रूंश का अगर ये कथन दे देंगे। ब्रूंश ब्लाश के शिष्य थे। जब हम लोग फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे तो ब्रूंश पे डिटेल में बात होगी। इनका पूरा नाम था जीन ब्रूंश, और इनके कथन को आप लिख देंगे तो आपका आंसर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और जनरली इस पर शॉर्ट नोट ही लिखने को आएगा, और मेन कॉन्सेप्ट से आप परिचित हो चुके हैं तो आप आसानी से इस पर शॉर्ट नोट लिख लेंगे। तो फिलहाल इस अध्याय में इतना ही दोस्तों। अगर क्रियाशीलता के सिद्धांत से जुड़ा कोई प्रश्न हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। वैसे बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है और आप आज इसको समझ गए होंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।